बड़ी बहू, तुम्हारे मम्मी पापा की रसमलाई खाने की औकात नहीं। सृष्टि हलवाई को और समोसे छानने के लिए कहकर जैसे ही पीछे मुड़ी, तभी उसकी चाची सास कहने लगी, अरे बहू, मेरे सिर में थोड़ा दर्द हो रहा है, मेरे लिए थोड़ी अदरक वाली चाय बना दोगी क्या? सृष्टि कहने लगी, चाची जी, मैं अभी रसोई में जाती हूँ और चाय बनाने के लिए कहती हूँ। सृष्टि रसोई में गई तो उसने देखा कि रसोई में कोई भी नहीं था। वह सोचने लगी कि चलो एक कप चाय ही तो बनानी है, मैं खुद ही बना देती हूँ। जैसे ही वो चाय का पानी चढ़ाने लगी, तभी उसकी सास आकर उसे 5 कप चाय और बनाने के लिए कहकर चली गई। वो फटाफट से चाय बनाकर ले आई। सभी को चाय देने के बाद वह खुद के लिए पानी का गिलास उठाकर पानी पीने लगी। तभी पीछे से उसकी सास कहने लगी, अरे तुम्हें तो हमेशा अपने खाने पीने की ही पड़ी रहती है, जाओ जाकर देखो मेहमानों को चाय नाश्ता मिला है या नहीं। सृष्टि पानी पीकर फटाफट बाहर की ओर भागी ताकि हलवाई के पास से नाश्ते की प्लेट मंगवा सके। हालांकि सारा काम करने के लिए आदमी तो थे, लेकिन सारा काम देखने की जिम्मेदारी सृष्टि के ऊपर ही थी और वह भाग दौड़ में ही लगी हुई थी। सुबह से उसने खुद कुछ नहीं खाया था, फिर भी उसकी सास उसे ही ताने मार रही थी। घर में हंसी खुशी का माहौल था। घर के छोटे बेटे बिहन की पत्नी अंजलि को घेर कर सभी महिलाएं बैठी हुई थी। बिहन की माँ यानी कि अंजलि की सास निहारिका जी बहू के मायके से आए हुए गहने, कपड़े और उपहार निकाल कर सभी महिलाओं को दिखा रही थी और साथ ही साथ अपनी बड़ी बहू सृष्टि को नीचा भी दिखाए जा रही थी। जैसे ही उन्होंने बहू के गहने का डिब्बा खोला तो जड़ाऊ कंगन देखते ही वो कहने लगी, वाह वाह, छोटी बहू की पसंद तो देखो, मेरी छोटी बहू तो बिल्कुल हीरा है। और उसने मायके वाले इतने अच्छे हैं कि उन्होंने बेटी को भर भर कर जेवर दिए हैं, वरना बड़ी बहू तो ऐसे ही खाली हाथ झुलाते हुए चली आई थी। उसके पापा ने तो ऐसी पतली सी चेन उसे दी थी कि शादी के साल भर के बाद ही वह टूट गई। अंजलि वैसे तो बिहान से शादी करके बहुत खुश थी, लेकिन आज जिस तरह उसकी सास बड़ी बहू को कुछ न कुछ सुनाए जा रही थी, यह बात उसे भी अच्छी नहीं लग रही थी। लेकिन वो चुपचाप घूंघट लिए हुए सब कुछ सुने जा रही थी। उधर उसकी जेठानी सृष्टि जो मेहमानों की आव भाव में लगी हुई थी, बीच बीच में उसके कानों में भी यह व्यंग बाण पड़ जाते और उसका हृदय छलनी हो उठता। जब सभी महिलाओं के बीच में उसकी सास उसके मायके वालों का अपमान करने लगी तो उसकी आंखों में ढेर सारे आंसू आने लगे। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई और कमरे का दरवाज़ा भीतर से बंद करके रो पड़ी। उसकी बहती हुई आंखों से सामने का दृश्य धुंधला पड़ गया और वह अपने विवाह के समय में पहुंच गई। कितनी खुश थी वह। उसकी शादी सुनील जी से सुलझे हुए और समझदार इंसान से हो रही है। दूर से देखने में तो ससुराल भी उसे बहुत प्यारा प्यारा लग रहा था, लेकिन जब वह विदा होकर ससुराल पहुंची और उसकी सास ने उसके मायके से लाए हुए सामान देखा तो वह ताना मारते हुए कहने लगी कि हमने दहेज की मांग नहीं की, क्योंकि हमने सोचा कि तुम अपने पापा की एक ही बेटी हो और बस तुम्हारा भाई ही है, तो तुम्हें तो वह भर भर कर सारा सामान देंगे ही, लेकिन तुम्हारे पापा ने तो तुम्हें खाली हाथ झुलाते हुए ही भेज दिया। पहले दिन ससुराल में ऐसा ताना सुनकर सृष्टि हैरान रह गई। वह एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। उसने कभी भी सोचा नहीं था कि ससुराल पहुंचते ही उसे सास के मुंह से ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी। उसका हृदय आहत हो उठा। रात को एकांत में उसने सुनील को इसके बारे में बात की तो सुनील उसे ही समझाते हुए कहने लगा कि माँ की सोच जरा पुराने किस्म की है, तुम जाने दो, पापा और मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहे हैं ना, तुम इस घर में आराम से रहो, यह घर तुम्हारा ही है, मम्मी कुछ कह भी देती हैं तो उसे इग्नोर करो। इतना कहकर उसने उसे अपनी बाहों में लपेट लिया और प्रेम रस में डूबने लगा। तो कुछ पल के लिए सृष्टि का मन भी पति के प्रेम से बहल गया, लेकिन उसके मन में ऐसा खटका लगा रह गया था कि क्या उसे हमेशा के लिए सास के ताने सुनने पड़ेंगे।
सुनील ने तो उसे आश्वासन दिया था कि अभी शुरुआत है तो मम्मी कुछ भी बोल रही है, लेकिन धीरे धीरे जब वह तुम्हारे व्यवहार को देखेगी, तुम उसके साथ घुल मिल जाओगी तो वह तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सृष्टि की शादी को 4 साल हो चुके थे। इस बीच वो एक बेटी की माँ बन चुकी थी, लेकिन अभी भी उसकी सास उसे और उसके मायके वालों को नीचा दिखाने के पीछे नहीं हटती थी। जब भी सृष्टि कुछ बढ़िया पकवान बनाती थी तो उसकी सास उसे ताना मारते हुए कहने लगती कि खूब उड़ाओ मेरे बेटे की कमाई, मायके में तो तुमने ऐसा पकवान खाए ही नहीं होंगे। तब सृष्टि सोच में पड़ जाती कि मैंने तो पकवान बनाया है, क्या अकेले के लिए नहीं बनाया है? क्या उसे पूरा परिवार मज़े लेकर नहीं खाता है? और ऊपर से पकवान बनाने की फरमाइश भी कभी उसके देवर की होती है, कभी पति की होती है, कभी ससुर जी की होती थी, तो कभी खुद उसकी सास ही फरमाइश कर दिया करती थी। एक दिन उसने मूंग की दाल का हलवा बनाया। हलवे में देसी घी और ड्राई फ्रूट देखकर उसकी सास उसे ताना मारते हुए कहने लगी, देखो बहू, तुमने तो अपने मायके में ऐसा हलवा देखा ही नहीं होगा। अब यहाँ पर तुम्हें ऐसा हलवा खाने को मिल रहा है तो देखो तुमने तो घी की नदी ही बहा दी। सृष्टि कुछ नहीं बोली, चुपचाप अपना काम करती रही। जब वो मायके जाती थी और उसके मायके से कोई उपहार आता था तो भी उसकी सास मिनमेख निकालने लगती थी कि ऐसा घटिया क्वालिटी का सामान तुम्हारे मायके वाले ही यूज करते होंगे। और अब तो छोटी बहू के मायके वालों से तुलना करके वो उसे और सताती रहती थी। देखते ही देखते उसके छोटे देवर की शादी को साल भर हो चुके थे और तभी पता चला कि उसकी देवरानी माँ बनने वाली है। घर में एक बार फिर खुशियाँ छा गई। जब उसकी देवरानी ने एक छोटे से बेटे को जन्म दिया तब निहारिका जी ने घर में पूजा रखवाई और शाम को पार्टी भी थी। बहुत सारे रिश्तेदार घर आए हुए थे। सृष्टि के माता पिता और अंजलि के माता पिता भी उसकी ससुराल आए हुए थे। सभी लोग हंसी खुशी पूजा में शामिल हुए। पूजा के बाद प्रसाद वितरण हुआ। उसके बाद सभी मेहमानों को बड़ी बहू सृष्टि रसमलाई परोसने लगी। जब सृष्टि रसमलाई लेकर अपने मम्मी पापा की ओर जाने लगी तभी उसकी सास उसे टोकते हुए बोली, अरे बड़ी बहू, ये रसमलाई तुम छोटी बहू के मम्मी पापा को दो। तुम्हारे मम्मी पापा के लिए तो गुड़ पानी ही काफ़ी होगा। तुम्हारे मायके वालों को सम्मान देना मैं ज़रूरी नहीं समझती। आज बड़ी बहू इतने सारे लोगों के बीच अपने माता पिता का अपमान सहन नहीं कर पाई। वो विनम्र किंतु दृढ़ शब्दों में बोली, मम्मी जी, आपसे किसने कहा कि रसमलाई खाने की मेरे मम्मी पापा की औकात नहीं? शायद आपको किसी ने बताया नहीं कि ये जिस रसमलाई के लिए आप मेरे मम्मी पापा का इतना अपमान कर रही हो, वह रसमलाई सभी मेहमानों के लिए मेरे मम्मी पापा ही लेकर आए हैं। इसीलिए आप तो उसकी औकात की बात ही मत कीजिए। और जहाँ तक बात रही आपके परिवार की औकात की, तो एक बात मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ, आप समाज में देखने के लिए अमीर तो हैं लेकिन दिल से बहुत गरीब हैं। तभी तो इतना सब कुछ घर में होने के बावजूद मेरे खाने पीने को लेकर आप ताने मारती रहती हैं। मेरे पापा की आर्थिक स्थिति सामान्य ही सही, लेकिन मेरे मायके में कभी मुझे खाने पीने के लिए नहीं टोका गया और ना ही घर की बहू को खाने पीने के लिए कुछ सुनाया जाता है। और आज भी आप खुद देख लीजिए ना, मेरे पापा इतनी महंगी मिठाई पूरे परिवार के लिए लेकर आए हैं और आप हैं कि आप उन्हें गुड़ पानी ही देकर निपटा देना चाहती हैं। अब आप बैठकर सोचिए कि किसकी औकात कितनी है। इतना कहकर वह बिना सास की प्रक्रिया जाने वहाँ से आगे बढ़ गई और निहारिका जी निशब्द सी उसे देखती ही रह गई। आज इतनी सारी औरतों के बीच में बहू ने उन्हें पलटकर जवाब दिया था तो उनकी बोलती ही बंद हो गई थी और वह बगले झांकने लगी थी। लेकिन शुरुआत भी तो उन्होंने ही की थी। वह हमेशा ही बहू को सबके सामने नीचा दिखाने की कोशिश करती थी, उसके मायके वालों का अपमान करती थी। तो आखिर सृष्टि भी कब तक चुप रहती। इसीलिए आज उसने भी एक बार में ही उचित जवाब देकर
उन्हें दिखा दिया था कि उसके मम्मी पापा किसी भी मायके में किसी से कम नहीं हैं। वैसे भी पापा तो बेटियों के लिए उनकी पूरी दुनिया होते हैं। बच्चों की हर फरमाइश पूरी करने के लिए पापा जी जान एक कर देते हैं। तो भला कोई भी पिता अपने बच्चों के लिए कमज़ोर पड़ भी कैसे सकता है। उस दिन के बाद से निहारिका जी ने बहू के मायके वालों को लेकर कुछ भी बोलना छोड़ दिया था और वह हमेशा बहू से मुंह फुलाकर ही घूमती रहती थी। लेकिन सृष्टि इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि उसके जीवन में उससे प्यार करने वाले बहुत से लोग थे और जो इंसान उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए, वैसे लोगों की जी हुजूरी उसे नहीं करनी थी। वह सास के प्रति अपने सारे फर्ज निभा देती थी, लेकिन रिश्तों के बीच जो दरार उत्पन्न हुई थी, उसके बाद सब कुछ सामान्य होना तो मुश्किल ही था। इसीलिए तो कहा जाता है कि बहुत सोच समझकर ही परिवार के सदस्यों के साथ व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो छोड़े भी नहीं जा सकते और उन्हें जीवन भर बस घुट घुट कर झेलना ही पड़ता है। तो ध्यान रखना चाहिए कि करीबी रिश्ते खराब ना हो जाएं। इसके लिए एक दूसरे को सम्मान देना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं।